ओके, नाउ स्टार्ट कैसलेट फॉर्म्स। तो आज हम लोग कैसलेट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसलेट फॉर्म क्या होता है, कैसलेट फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसलेट फॉर्म का कंसेप्ट क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग 2-4 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनता है। तो सबसे पहले जो कैसलेट फॉर्म है वह मेरा क्या है कि किसी भी चीज़ को जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी फॉर्म के रूप में, जैसे कि आप बार चार्ट पढ़े हैं, आपने बार चार्ट पढ़ के पाई चार्ट पढ़े हैं, टेबुलर फॉर्म पढ़े हैं। इस प्रकार से जो हम अपने डेटा को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंट है ये सारे। तो उसमें से एक है आपका कैसलेट फॉर्म, उसमें से एक आपका कैसलेट फॉर्म है जिसके द्वारा किसी चीज़ को हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि ऐसे आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट में कैसलेट्स, ये कैसलेट फॉर्म है। कैसलेट फॉर्म यानी कि नीचे जो आपका ये सेल्स दिया गया है कि किस तरह से कितना मेरा सेल हुआ है, तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का बना हुआ रहता है। ये देखिए सबसे पहले ऊपर में जो दिया गया है, ऊपर में एक पैराग्राफ के रूप में दिया गया है, इसके बाद नीचे उसका डेटा का यहाँ बनाया गया है। सेकंड फिगर में आप देखेंगे तो डेटा कैसलेट सिंप्लीफाइड, ये सिंबल है डेटा कैसलेट सिंप्लीफाइड का। कभी कभी आप इस प्रकार के जो कैसलेट्स का जो फॉर्म है वह बहुत जगह आपको देखने का मिल सकता है। तो बहुत जगह आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है। तो जब हम कैसलेट फॉर्म्स को स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तब हम किस तरह से वहाँ पे इसको पढ़ाएंगे, कौन सा मेथड का उपयोग करेंगे। न कैसलेट फॉर्म को पढ़ाने के लिए आपको लेक्चर के साथ साथ आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसलेट्स क्या होता है। हमारे पास जितने भी इकट्ठा जो हमारे सूचना होता है, बहुत सारा पुराने से पुराने जो अधिक समय तक टिका हुआ है हमारा, उन सभी का इकट्ठा जब रखते हैं तो वो उससे हम लोग कैसलेट सिखाते हैं। तो इस प्रकार जब कैसलेट पढ़ाएंगे तो हमको दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, क्लास में हमको रिप्रेजेंट करेगा, दिखाना पड़ेगा कि कैसलेट्स क्या होता है। ये देखिए, देखने के बाद उसके बारे में हमको बताना है। तो इस प्रकार से कैसलेट का फॉर्म पढ़ाते समय हम वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। नाउ एट फर्स्ट कैसलेट फॉर्म्स, अ कैसलेट is a set of information that is given in paragraph form। कैसलेट जो होता है वह सूचनाओं का दिया हुआ एक सेट होता है, एक समूह होता है जो पैराग्राफ के रूप में दिया हुआ रहता है। ये इसका बेसिक क्राइटेरिया है, इसका गुण है, इसका विशेषता है कि कैसलेट फॉर्म क्या होता है कि कैसलेट फॉर्म को जो सूचना होता है वह एक पैराग्राफ के रूप में दिया हुआ रहता है। कैसलेट जानकारी का एक सेट है जो पैराग्राफ के रूप में दिया जाता है। इन अ कैसलेट में नो टेबल्स नो ग्राफ्स आर गिवन, इसमें टेबल ग्राफ नहीं दिया जाता है, यह पैराग्राफ के रूप में दिया जाता है। यू हैव टू रीड द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ ए टेबल, इसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग रीड करते हैं और टेबल बनाते हैं और ऑर्गेनाइज द गिवन डाटा टू सॉल्व द क्वेश्चन। उससे पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं या फिर जो डाटा दिया गया है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और जो रिलेटेड क्वेश्चंस होता है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसलेट फॉर्म इज़ वन सच टाइप वेयर वी नीड टू कॉम्प्रीहेंड विथ लॉट्स ऑफ डाटा, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डेटा दिया हुआ कॉम्प्रीहेंड के रूप में होता है। लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड मेथड्स टू सॉल्व देम टू एक्यूरेटली। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे किस प्रकार से मेथड्स होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। अगर हिंदी में इसको हम लोग समझेंगे तो एक कैसलेट एक क्या है, कोई भी टेबल पैराग्राफ नहीं है, यानी कि टेबल या पैराग्राफ में वह दिया हुआ नहीं रहता है। क्या दिया रहता है, कैसलेट जो होता है एक पैराग्राफ के रूप में दिया हुआ रहता है।
जिससे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको जानकारी को पढ़ना होता है, उससे एक तालिका बनाना होता है, या फिर दिए गए डेटा को व्यवस्थित रूप में हम लोग खुद से करते हैं। कैलकुलेट फॉर्म एक ऐसा प्रकार है जहां हमें बहुत से समझने की ज़रूरत होती है, आंकड़ों को समझते हैं वहाँ पे। इस प्रकार से हम लोग इसके विधि और इसके प्रकार और इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ कैलकुलेट्स वेरी कंसिडरेबल इन लेंथ, यानी कि अलग अलग वाक्यों और पैराग्राफ में निहित जानकारी की मात्रा में कैलकुलेट लंबाई में काफ़ी भिन्न होता है, क्योंकि वह किस में होता है, एक पैराग्राफ के फॉर्म में होता है। जब पैराग्राफ के फॉर्म में है, यानी कि पैराग्राफ है तो थोड़ा लेंदी होगा। पैराग्राफ हमेशा थोड़ा लेंदी होता है, उसमें पढ़ना पड़ता है लाइन बाय लाइन, फिर आपको टैली करना पड़ता है, क्या दिया गया है नहीं दिया गया उसके बारे में देखना पड़ता है। इन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन डिफरेंट सेंटेंस एंड पैराग्राफ, अलग अलग क्या होता है, वाक्य दिए रहते हैं, पैराग्राफ दिए हुए रहते हैं। वाइल रीडिंग ऑफ कैलकुलेट्स इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल to underline the important fact and figures and if necessary make your own table। आपको क्या है कि जब ज़रूरत पड़ेगा तो खुद से अपना एक टेबल बनाते हैं, एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं या ग्राफ बनाते हैं फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस प्रकार को हम लोग अपने सुविधा के लिए बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो कैलकुलेट है, कैलकुलेट में आपका टेबल दिया हुआ नहीं रहेगा, ना ही आपका चार्ट दिया हुआ रहेगा और ना ही ग्राफ दिया हुआ रहेगा, बल्कि अपने सुविधा के लिए वह एक पैराग्राफ के फॉर्म में रहता है और अपने अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार खुद से टेबल बनाते हैं। पैराग्राफ को पढ़ के खुद से हम लोग एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं या ग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ को पढ़ के अपने से शॉर्ट में उसको हम लोग बनाते हैं, ताकि किसी प्रकार से उससे जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। इस प्रकार क्या है, अलग अलग वाक्यों और पैराग्राफों में निहित जानकारी की मात्रा में कैलकुलेट लंबाई में काफ़ी भिन्न होते हैं। कैलकुलेट पढ़ते समय हमेशा सलाह दी जाती है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को और उंगलियों को रेखांकित करें, यानी कि जो तथ्य दिया गया है उसको हम लोग अपने खुद से हम लोग उस तथ्यों को रेखांकित कर दें, या फिर अपने उंगली में उसको हम लोग अपना रेख करके टिक लगा कर रख लें कि क्या कितना नंबर है, किस प्रकार से दिया गया है, कितने लाइन पे दिया गया है। और यदि आवश्यकता हो तो प्रश्नों को हल करने के लिए खुद से हम लोग अपने से टेबल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। नाउ कैलकुलेट्स कैन बी ऑफ टू फॉर्म। कैलकुलेट जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट के बारे में हम लोग साधारण शब्दों में समझेंगे कि कैलकुलेट क्या होता है। कैलकुलेट जो होता है वह एक पैराग्राफ के रूप में दिया हुआ रहता है, जिससे क्या होता है उस पैराग्राफ को हम स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है, पढ़ के समझना होता है। इसके बाद उसके नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना पड़ता है। जिस प्रकार बार ग्राफ में एक बार डायग्राफ बनाया हुआ रहता है, उसमें डेटा दिया हुआ रहता है और नीचे क्वेश्चन रहता है, सेम उसी प्रकार लाइन ग्राफ में भी लाइन ग्राफ बनाया हुआ रहता है, उसके नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। टेबलेट फॉर्म में टेबल दिया हुआ रहते हैं। उसी प्रकार कैलकुलेट में पैराग्राफ के रूप में दिया हुआ रहता है और पैराग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए टेबल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं या ग्राफ बनाते हैं, ताकि हमको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। तो नाउ कैलकुलेट कैन बी ऑफ टू फॉर्म। कैलकुलेट दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका पैराग्राफ बेस्ड ऑन रीजनिंग। पैराग्राफ जो है वह रीजनिंग के बेस पे होता है। नाउ सेकंड पैराग्राफ बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डाटा, यानी कि अपने अनुभवजन्य, जो अनुभव के बेस पे जो डेटा होता है वह पैराग्राफ में होता है। तो दो प्रकार का कैलकुलेट का फॉर्म हो गया। पहला हो गया आपका पैराग्राफ बेस्ड ऑन रीजनिंग, पैराग्राफ बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डाटा। रीजनिंग में क्या होता है कि आपके अनुच्छेद तर्क के आधार पर दिए हो रहते हैं, उसमें रीजनिंग का बात किया हो रहता है कि पैराग्राफ में जो होता है रीजनिंग का तर्क को दिया हुआ रहता है। दूसरे पैराग्राफ में क्या रहता है, पैराग्राफ बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डाटा। इसमें अपने एम्पिरिकल होता है, अपने अनुभव बेस होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई घटना को लिखा जाता है या कोई कहीं गया हुआ है तो उसके बारे में, उसके जीवनी को थोड़ा लिखा हुआ रहता है। तो इसे हम लोग अनुभवजन्य डाटा कहेंगे।
Now second slide. While reading a caselets, it's always advisable to underline the importance, fact and figures, and if necessary make your own table, chart, graph for solving the question. Caselets can be of the two form: paragraph based on reasoning. Now second, paragraph based on empirical data. Now to understand how to interpret the data. अब हमको समझने की आवश्यकता है कि डेटा को किस प्रकार से हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, कैसा उससे सॉल्व करेंगे. वी विल यूज एग्जाम्पल. हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल का उपयोग करेंगे. एंड ट्राई टू फाइंड ए स्टेप वाइज सोल्यूशन, यानी कि स्टेप बाय एक स्तर पर जाएंगे, दूसरे लेवल पर जाएंगे. इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे. दैट में हेल्प टू सॉल्व कैसलेट्स क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम. यह क्या करता है, हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है. कैसलेट्स पैराग्राफ का जो स्टेप बाय स्टेप रूल है, हमारा स्टेप बाय स्टेप बनाने का जो तरीका है, अच्छे ढंग से बनाने का जो कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमारा पैराग्राफ सही अच्छे से बन सकेगा. बिफोर हॉपिंग ऑन द एग्जाम्पल्स कीप इन द माइंड ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स, यानी कि एग्जाम्पल बनाने से पहले सबसे पहले अपने दिमाग में कुछ पॉइंट को आपको रखना पड़ेगा. दैट विल असिस्ट यू वाइल डिविजन ए सोल्यूशन ऑफ टू प्रॉब्लम ऑफ द कैसलेट्स, यानी कि आपको कुछ कैसलेट्स को उदाहरण को बनाने से पहले, आपको सॉल्व करने से पहले कुछ बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि समस्या का समाधान में आपकी किस प्रकार से वो मदद कर सकता है. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इससे हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं. तो नाउ क्या है, कैसलेट पढ़ते समय हमेशा सलाह दी जाती है कि महत्वपूर्ण तथ्यों इन सभी को अपने अच्छे ढंग से आपने किसी प्रकार के शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख ले, कहीं पे नोट कर ले. और दो प्रकार के, एक तर्क के आधार पे होता है, एक अनुभव के आधार पे होता है. अब जब हम उदाहरण इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को आपने क्या करना है, आपको याद रखना पड़ेगा. तो पैराग्राफ को ध्यान में रखते समय आपको उन सभी को पहचानने की आवश्यकता है, चरों को, कि पूरा पैराग्राफ में कौन कौन सा वेरिएबल का बात कर रहा है. सबसे पहले जब रीड द पैराग्राफ केयरफुली, आपको पैराग्राफ को केयरफुली सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा. एंड रिकॉग्नाइज द वेरिएबल अराउंड विच द होल पैराग्राफ रिवॉल्व्स, यानी कि पूरे पैराग्राफ में सबसे पहले आपको केयरफुली पढ़ना है. पढ़ने के बाद वहाँ पे देखना पूरे पैराग्राफ में किस किस के बारे में ज़्यादा चर्चा की गई है. अगर यदि किसी का जीवनी के बारे में बात किया गया है तो किसी किसी का वहाँ नाम के बारे में जिक्र किया गया होगा, उसके कौन कौन से घटना क्या बात किया गया होगा, या किसी प्लेस के बारे में पैराग्राफ किया गया है तो वहाँ का महत्वपूर्ण क्या क्या प्लेस है, वहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट कौन कौन सी वहाँ पे वस्तुएं हैं, उन सबों का आपको वहाँ पर ध्यान देने का योग है कि पूरे पैराग्राफ में एक्चुअली किसके बारे में कौन कौन सा बात वहाँ घूम रही है, ज़्यादातर किसका बात कहा गया है. एंड क्वेश्चन आर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछा गया है. नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स. अब हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंटों को नोट डाउन करेंगे और हम लोग अच्छे से उसको देखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट है जिससे हम लोग को देखने की आवश्यकता है. ट्राई टू फॉर्मुलेट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स पिक्टोग्राफिकली यूजिंग टेबल, सिंबल एंड वेन डायग्राम. अब यहाँ पर देखिए कि क्या करना है, आपको रिलेशनशिप को फॉर्मुलेट करना है, किसका किसके साथ किस प्रकार से रिलेशन बना हुआ है. तालिकाओं, प्रतीकों या भेन आइक्र आप जो आरेख बनाएंगे उसका उपयोग करके चित्रात्मक रूप से चित्रों के बीच संबंध बनाने का प्रयास करें. आप क्या करेंगे, वो पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, तो पैराग्राफ को फॉर्म में देने के दिया हुआ है, उसे आप किसी एक सिंबल के फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, कुछ तालिकाओं में बनाने की कोशिश करें, या वेन या आरेख उसमें बना लें. इस प्रकार से ये रीजनिंग का यहाँ पे बात किया जाता है कि आप किस प्रकार से कितना पैराग्राफ एक दिया हुआ है और कितने शॉर्ट में आप उसे लिख कर समझ सकते हो. जितने शॉर्ट में आप बनाओगे और पूरा पैराग्राफ उसमें आ जाएगा, उतना जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करने में मदद करेगा. इसके लिए आपको टेबल्स बनाने पड़ेगा, सिंबल्स बनाने पड़ेगा, वेन डायग्राम बनाने पड़ेगा. टेबल्स, जो टेबल बनाएंगे, हेल्प टू डिफाइन मल्टी वैरायटी रिलेशनशिप मोर क्लियरली, सो ट्राई टू यूजिंग देम मोर ऑफ्टन.
यानी कि जो अगर हम वहाँ पे तालिकाएं जो बनाएंगे बहुविधित बनाएंगे, अलग अलग संबंधों को अधिक स्पष्ट के रूप में परिभाषित करने के लिए हमारे वो मदद करती है। इसलिए उनका अधिक बार उपयोग करने का प्रयास करना है। तालिका का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। नाउ डेटा इंटरप्रेट यूजुअली रिक्वायर्स न्यूमेरिकल एंड अर्थमेटिक कैलकुलेशन। डेटा जो इंटरप्रेट करते हैं हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल और अर्थमेटिक के रूप में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सच एज एवरेजेस, जैसे कि मान लेते हैं कुछ एवरेज है डेटा में, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करेंगे, सच एज एवरेज के रूप में करेंगे, रेशियो के रूप में करेंगे, परसेंटेज के रूप में करेंगे, बी थ्रू विथ देयर कॉन्सेप्ट, यानी कि उसके कंसेप्ट के साथ, एंड यूज शॉर्टकट्स एंड ट्रिक फॉर फास्ट कैलकुलेशन। अच्छे अच्छे ट्रिक का उपयोग करेंगे जो जल्दी से जल्दी फास्ट कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। इट विल सेव यू ए लॉट ऑफ टाइम, जिससे क्या होगा आपको अधिक से अधिक समय आपको बचत होगी। कब बचत होगी? जब हम एक पैराग्राफ को कोई नंबर को फॉर्म में इंडिकेट कर दें, या कोई एक अर्थमेटिक के रूप में फॉर्म में कर दें, या एक चार्ट के रूप में थोड़ा सा बना ले और उसी से पूरा पैराग्राफ को हमको समझ में आ जाए। इस प्रकार से हम लोग वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या करेगा आपको जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। नाउ टू नॉट assume information that is not given and use logic and reasoning to find out the hidden information that is given in the paragraph। अब क्या करना है कि यह आपको बहुत समय बचाएगा। जो जानकारी नहीं दी गई है उसे ग्रहण ना करें। जो जानकारी नहीं दिया गया पैराग्राफ में उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। अपना एक्स्ट्रा कहीं पर एजम्पशन वहाँ पे नहीं लगाना है। आपका जो पैराग्राफ में दिया गया है वही सत्य है, उसी को मानेंगे। अगर यदि वहाँ पे आवाज नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं जा रही है, ऐसा आ रहा है, ओके। तो वही मैं पूछ रहा, निधि को शायद उसको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, वो आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा नेटवर्क इशू होगा उसका, ठीक है। नेटवर्क के लिए मैं ऊपर आया हूँ दूसरे रूम पे, फिर वहाँ से पूरा स्पष्ट, यहाँ पर नेट है मेरा, स्पष्ट आवाज़ आना चाहिए। नाउ इस स्लाइड में क्या है कि आपको बेसिकली देखना है कि हमको पैराग्राफ के रूप में दिया हुआ रहता है, उसे ध्यानपूर्वक आपको जितना जल्दी हो सके अच्छे से उसको हमको पढ़ना है। पढ़ने के बाद छोटा छोटा रूप में उसको हम लोग लिख लेंगे। किस प्रकार रूप में लिखेंगे कि छोटा सा चार्ट बना देंगे, छोटा छोटा 2-3 चार्ट बनाएंगे तो पूरा पैराग्राफ उसी चार्ट में आपका शामिल हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग उस पर पढ़ेंगे और उस पैराग्राफ को देख के तुरंत आसानी से हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रकार का ध्यान देने की बात है, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उन पॉइंट को आपको पैराग्राफ पढ़ते समय, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा आपको ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या रखना है कि आपको पैराग्राफ को केयरफुली पढ़ के जितना जल्दी हो सके उसके चार्ट फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म या अर्थमेटिक फॉर्म में हमको लिख लेना है, तुरंत लिख लेना है। इसके बाद अपना एक्स्ट्रा दिमाग वहाँ पे नहीं लगाना है। अगर यदि वहाँ पे लिखेगा कि दिल्ली शहर जो है वह बहुत ही अच्छा नहीं है, ठीक है, तो हम लोग उसी को मानेंगे कि दिल्ली शहर अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि अपना हम लोग वहाँ पर एजम्पशन नहीं लगाना है कि दिल्ली शहर तो ये गलत लिखा है, कि दिल्ली शहर तो अच्छा है, तो ये तो नहीं बता रहा है, ये तो गलत बता रहा है। तो इस प्रकार से हमको वहाँ पे नेगेटिव को नहीं लेना है। वो जो सेंटेंस दिया गया है, जो लिखा गया है वही सत्य है, इसी को हम लोग मानेंगे। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, जो हिडन इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। डू नॉट इंगल्ड in troublesome length calculation when approximately or relative value are asked, calculate only what is asked। अब क्या करना है कि हमने वहाँ तो देख लिए कि जो छिपी हुई जानकारी है, जो दिया हुआ नहीं है, उसको हम लोग जानने की आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे भी नहीं। इस प्रकार से जब अब सन्निकटन या सापेक्ष कुछ मान जाते हैं, कुछ मान आपको दिया हुआ रहेगा
और कुछ लंबाई की गणना करने में परेशानी ना हो, केवल उसी गणना को हम लोग वहाँ पे पूछा जाता है। आपको उसी प्रकार से क्वेश्चन मिलता है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन देता है, आपको केवल समझने की आवश्यकता है। आप यदि अच्छे से समझ गए क्या पैराग्राफ में दिया है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप अच्छे से समझ गए तो आप तुरंत वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तुरंत हल कर सकते हैं। लेकिन बात हो गया कि अगर आप एक्स्ट्रा यदि वहाँ पे सोचेंगे, अपने से अजम्पशन को लगाएंगे तो फिर वहाँ पे वो गलत होने लगेगा। या फिर आप सोचेंगे कि ये जो लंबा लंबा दिया गया है क्वेश्चन या पैराग्राफ दिया गया लंबे में, तो दिक्कत है। आप पहले से आपको ये सोच लेना है कि इसे तो मैं सॉल्व कर लूँगा, अपने माइंड कॉन्सेप्ट को बना के रखना है। इस प्रकार नाउ जो सबसे पहले हम लोग पढ़े पैराग्राफ के 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है पैराग्राफ बेस्ड ऑन रीजनिंग। रीजनिंग के बेस पे आपको दिया हुआ रहता है, और दूसरा जो दिया हुआ रहता है वो आपके अपने अनुभव के आधार पे दिया हुआ रहता है, इम्पिरिकल के रूप में दिया हुआ रहता है, और किसी के अनुभव का बारे में बात करता है और दूसरा एक रीजनिंग के बारे में बात करता है। इस प्रकार 2 तरह से होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तर्क के आधार पे देखेंगे कि कंसीडर, मान लेते हैं कि CAT 2008 यानी कि कैट एक कोई क्वेश्चन है, रीजनिंग का एग्ज़ाम है, जहां पर कैट के एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार के पूछा गया है इन ए स्पोर्ट्स इवेंट, कोई एक स्पोर्ट का इवेंट है, कोई कार्यक्रम आयोजन किया गया है जिसमें खेल को प्रतियोगिता आयोजन किया गया है। उसमें क्या किया गया है कि A, B, C, D, E और F आर द कंप्लीटिंग अगेंस्ट ईच अदर मैकेनिज्म आर शेड्यूल इन 2 स्टेज। अब कोई क्या किया गया है कि एक खेल का आयोजन किया गया है और वह खेल 2 स्टेज में कराया जा रहा है कि 2 स्टेज में आपको खेल का संपन्न होगा। इस प्रकार से जब वहाँ पे उपयोग करेगा 2 चरण में, तो प्रत्येक टीम ने चरण 1 में 3 मैच खेलेंगे। चरण 1 जो रहेगा पहला स्टेज में वो 3 मैच खेला जाएगा। जैसा कि अभी IPL चल रहा है, तो IPL भी खेल है, इसमें भी अलग अलग टीम को बताया गया है और इसका भी स्टेज को बताया गया है कि कितने स्टेज में वो फाइनल तक जाएगा। तो उसी प्रकार एक खेल का आयोजन किया गया है और उस खेल में 2 चरण का आयोजन किया गया है और दोनों चरण में बताया गया है कि पहला चरण में 3 मैच खेलेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, इवेंट में कोई भी टीम एक ही टीम के खिलाफ 1 से अधिक बार नहीं खेलेंगे। यानी कि यदि दूसरे टीम के खिलाफ आपको खेलना है तो फिर आपको एक ही बार खेलना करेगा, 1 से ज़्यादा आपको खेलने को नहीं मिला जाएगा। अगर किसी भी आपको और भी वहाँ पर देखना है, संबंध की अनुमति नहीं दी जाएगी। नो टाई आर परमिटेड इन एनी ऑफ द मशीन्स। आपको किसी प्रकार का टाई का वहाँ पे नहीं कराया जाएगा, नो टाई होगा। यानी कि मैच ड्रॉ नहीं होगा। मैच ड्रॉ हो जाएगा तो फिर वहाँ पे दूसरा कोई आपको नियम किया जाएगा या फिर फेल से कुछ टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे खेलिए, या फिर आपको कुछ अलग टाइप का कर दिया जाएगा जिसमें वहाँ पे टाई होना नहीं करेगा। पहला स्टेज में क्या है, 3 स्टेज में खेला जाएगा। दूसरे में क्या है कि जो एक बार खेल गया किसी टीम के लिए तो वो दूसरे बार नहीं खेलेगा और मैच कभी भी टाई नहीं होगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर स्टेज का बात किया गया है। द ऑब्जर्वेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आर एज बिलो। इस प्रकार से स्टेज 1 में भी कुछ बताया गया है, स्टेज 2 में भी कुछ बताया गया है। ये किस प्रकार का बात कर रहा है पैराग्राफ, रीजनिंग का बात कर रहा है कि इस प्रकार रीजनिंग के बेस पे आपको पैराग्राफ भी दिया हुआ रहेगा। ये आपका यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार से दे सकता है। तो ये पैराग्राफ है जिसमें तर्क का बात कर रहा है। स्टेज 1 में 1 टीम वन ऑल द 3 मैचेज। एक टीम है जो तीनों मैच को क्या करता है, जीत लेता है। तीनों टीमों में से या तीनों मशीन में से एक टीम ने जीत हासिल की है। सेकंड 2 टीम लोड्स ऑल द मैचेज। 2 टीम है जिसमें सभी मैच को हार चुका है। देखिए इसमें एक टीम का बात कर रहा है
कितने टीम है? 3 टीम है, तीन ही टीम है। पहला उसमें से एक टीम है जो ऑल द 3 मैचेज वन, तीनों का 3 मैच जीत चुका है। तीनों टीम को 3-3 बार खिलाया गया है, जिसमें से पहला एक टीम है जो तीनों मैच को जीता है। दूसरा टीम है जो कि लॉस्ट ऑल द मैचेज, उसने सभी मैच को हार गया है। डी लॉस्ट टू ए बट वन अगेंस्ट सी एंड एफ। अब यहाँ पे देखिए डी ए से हारा गया है लेकिन सी और एफ के खिलाफ जीत गया है। ये रीजनिंग बेस पे बताया गया है। इस प्रकार से आपका पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा। आपको कभी कभी इस प्रकार से आपको और भी रीजनिंग के तौर पे पैराग्राफ आपको कहीं दूसरे में भी कहीं मिलेगा। अगर कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि ब्लड रिलेशन में भी इस तरह कभी थोड़ा थोड़ा मिलेगा कि डी ए का पिताजी है, वह किसी और को इशारा करते हुए सी को दिखाते हुए कहता है कि वह उसके मौसी के उसके लड़के का बेटा है। तो बताइए इस आदमी का उससे क्या रिलेशन है। इस प्रकार से जो दिया जाता है वह पैराग्राफ के फॉर्म में ही रहता है, वह रीजनिंग के फॉर्म में रहता है। तो आपको समझना है कि उसे किस तर्क से हमको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस प्रकार डी ए से हार गया है लेकिन सी और एफ से जीता हुआ है, यानी कि डी क्या है, 2 जीता है 1 हारा है। और उससे पहले 2 टीम में सभी मैच हार चुका है। ई बी से हार गया है लेकिन सी और एफ से जीत गया है। ये क्या है, तर्क बेस पे ये रीजनिंग दिया हुआ है। नाउ सेकंड स्लाइड पे क्या है, बी लॉस्ट एट लीस्ट 1 मैच। बी जो है एक मैच कम से कम एक मैच हार गया है। एफ डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ स्टेज 1। स्टेज 1 में जो टॉप टीम है वह एफ उसके अगेंस्ट में नहीं खेला है। ये स्टेज 1 में हुआ, पहला गेम ख़त्म हो गया। अब दूसरे स्टेज में आता है, कहता कि द लीडर ऑफ स्टेज 1 लॉस्ट द नेक्स्ट 2 मैचेज। जो लीडर है वह लास्ट का जो 2 मैच हुआ हार जाता है। ऑफ द 2 टीम एट द बॉटम आफ्टर स्टेज 1 टीम वन बोथ मैचेज वाइल द अदर लॉस्ट बोथ मैचेज। यानी कि अगले 2 जो हार गया था, तो दूसरे चरण के बाद उसने 2 मैचों में से एक मैच को क्या किया, उसने जीता और एक मैच को फिर हार गया। दूसरे मैच वह हार गई। एक टीम ने दोनों मैच जीते, दोनों मैच जीता, जबकि दूसरे दोनों मैच हार गया। दूसरे चरण में एक टीम और एक क्या दोनों मैच हार गया। 1 मोर टीम मतलब एक और एक टीम लॉस्ट द बोथ मैचेज। इस प्रकार से इसको समझना पड़ेगा कि जो ये दिया गया है ये थोड़ा तर्क बेसिस पे है, रीजनिंग बेसिस पे है। इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। ये समझ में आ रहा है ये किस प्रकार का है, ये किस प्रकार का है, रीजनिंग बेस पे है या नहीं है। ये रीजनिंग बेस पे है या नहीं बताइए। आवाज़ जा रहा है आप लोग को? हेलो 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 बोलिए, आप लोग बोलिए, आवाज़ जा रहा है या नहीं? अरे जोर से बताओ कौन क्या बोल रहे हो। बताओ, कोई कुछ नहीं बोल रहे हो भाई। ज्वाइन कर लिए हो, आप लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हैं तो कोई बताओगे तब तो पता चले, नहीं तो फिर ज्वाइन करने का कोई मतलब ही नहीं है। किस प्रकार से कैसे पैराग्राफ के ये रीजनिंग के बेस पे कैसा क्वेश्चन आता है देखो इसको। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, सेंसस रिकॉर्ड। यानी कि जो सेंसस रिकॉर्ड है, अगर पूछा जाए कि कैसलेट फॉर्म का एक एग्जांपल बताइए कि किससे पता चले कि यह कैसलेट फॉर्म में है, तो ये जो नीचे आप पैराग्राफ देख पा रहे हैं, ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है वह आपका जो सेंसस रिकॉर्ड है। सेंसस मतलब जनगणना रिकॉर्ड। जनगणना हमारे जो है प्रत्येक 10 साल में एक बार जनगणना किया जाता है। उसमें से ये पता लगता है कि कितना आपके वोट देने वाले व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति वोट नहीं देने वाले हैं,
कितने व्यक्ति जो नया वोट देने वाले बने हैं और कितने व्यक्ति जो वोट देने से हट गए हैं। तो इस प्रकार का जो हम सेंसस करते हैं, जनगणना करते हैं, रिकॉर्ड जो रखते हैं, वो रिकॉर्ड ही क्या है, मेरा वो कैशलेट्स है, उसे हम लोग कैशलेट कहेंगे। देयर आर 3000 सेंसस रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर द लास्ट नेम कैशलेट like a window into the day-to-day life. Cashless census record can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, pension, status and more. यानी कि क्या कह रहे हैं इसमें कि जो अंतिम नाम कैशलेट के लिए 3000 जनगणना रिकॉर्ड उपलब्ध है। इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ देख पा रहे हैं, ये जो चित्र पिक्चर देख पा रहे हैं, इसमें बताया गया कि 3000 इसमें व्यक्तियों का जनगणना किया गया है, जिसमें कैशलेट के रूप में इसको दिखाया गया है। उनके दैनिक जीवन में एक खिड़की की तरह है। दैनिक जीवन में क्या है, एक खिड़की की तरह है। कैशलेट जनगणना रिकॉर्ड आपको बता सकता है कि आपके पूर्वजों ने कहाँ और कैसे काम किया है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या थी, उसका वयोवृद्धि स्थिति क्या थी, और बहुत कुछ भी इस तरह से बता सकता है। अगर आपको यदि अपना जीवन अपने दादा परदादा के बारे में जहाँ से आपको रिकॉर्ड मिलेगा, जो सेंसस मिलेगा, वो हमारे कैशलेट के अंतर्गत आता है। आपके जितने भी रिलेशन का अपने पूर्वजों का जहाँ से रिकॉर्ड आपको मिलेगा, वो जो रिकॉर्ड इकट्ठा जहाँ पे है, वह रिकॉर्ड क्या कहलाएगा, आपका कैशलेट्स वही रिकॉर्ड कहलाता है। नाउ पैसेंजर लिस्ट, यात्री सूची। अब यात्री का जो सूची बनाते हैं हम लोग, पेड बनाता है 642 इमिग्रेशन अंतिम नाम से देखिए इतना अब्रजन रिकॉर्ड उपलब्ध है। तो इस प्रकार से जो भी हम लिस्ट बनाते हैं, इतने बड़े डेटा का ज़्यादा से ज़्यादा इस चित्र के रूप में देखिए, इस प्रकार से जब बनाते हैं तो वह भी क्या कहलाता है, कैशलेट्स कहलाता है। अगर केवल 2 बच्चे या किसी एक स्पेसिफिक को ले लेते हैं, निश्चित मान लेते हैं किसी क्लास के बच्चे को ले लेते हैं, तो वह फिर कैशलेट के फॉर्म में नहीं आएगा। अगर वही यदि डेटा को रखेंगे कि 10 साल से बच्चों ने कितना एडमिशन लिए हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए थे, तो वो जो आएगा कैशलेट्स फॉर्म के रूप में उसे हम लोग कहेंगे। पैसेंजर लिस्ट आर द योर टिकट टू नोइंग देम when your ancestors arrived in the USA and how they are made of the journey from the ship name to the post of arrival and departure। कितने टाइम पे पहुंचा, कितने टाइम पे डिपार्चर हुआ, इस प्रकार से जहाज़ के नाम से जो आगमन प्रस्थान हुआ, तो ये सारे रिकॉर्ड वहाँ पे रखा रहता है। अगर आप लाइफ में कभी जाएंगे, USA घूमने जाएंगे, केन्या जाएंगे, नीदरलैंड, UK या कहीं भी और भी विदेश जाएंगे घूमने के लिए, तो आपका रिकॉर्ड वहाँ पे दर्ज रहता है कि कितने व्यक्ति गए हैं, कितने व्यक्ति आए हैं, कितने टाइम पे गए, कितने टाइम पे पहुँचे। इस प्रकार से जो रिकॉर्ड हुआ बना के रखता है, वही मेरा कैशलेट है। नाउ ड्राफ्ट कार्ड, ये जो ड्राफ्ट कार्ड है, यह भी मेरा क्या है, कैशलेट है, कैशलेट के फॉर्म में है। देयर आर 1000 मिलिट्री रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर द लास्ट नेम कैशलेट फॉर द veterans among your कैशलेट ancestor military। इस प्रकार जो कलेक्शन प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू वेयर एंड व्हेन दे सर्व एंड व्हेन फिजिकली डिस्पर्शंस। अंतिम नाम कैशलेट में 1000 का यहाँ पर सैन्य रिकॉर्ड है, 1000 जो है सैनिकों का रिकॉर्ड इस प्रकार से जो ड्राफ्ट में बना के रखा गया है, रजिस्ट्रेशन कार्ड इस प्रकार जो है, यह भी मेरा क्या है, एक रिकॉर्ड है। इतने बड़े डाटा जो है, मोर डाटा को रिकॉर्ड करके रखे हैं, तो यह भी मेरा कैशलेट के फॉर्म में आ जाता है। नाउ एग्जाम्पल पे अब हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल में किस तरह से है, कैशलेट्स का फॉर्म क्या है। तो मैंने कैशलेट्स का आपको 2 फॉर्म के रूप में बताया था। कैशलेट 2 प्रकार के हम लोग लिख सकते हैं। पहला हो गया रीजनिंग के बेस पे, तो रीजनिंग के बेस पे जो बताए आपको पढ़ के सुनाए, और दूसरा होता है लाइफ के अनुभव के बेस पे। तो अनुभव के बेस पे मैंने क्या बताया, डेटा रिकॉर्ड को दिखाए, ड्राफ्ट को दिखाया, मैंने ड्राफ्ट रिकॉर्ड को दिखाया, पैसेंजर लिस्ट को दिखाया, सेंसस रिकॉर्ड को दिखाया।
इस प्रकार ये जो दिखाया मैंने, तो ये सारे अनुभवजन्य पे आता है, अनुभवजन्य पे आता है। इम्पिरिकल ये डाटा को रिप्रेजेंट करता है। पैराग्राफ बेस्ड एंड इम्पिरिकल और पैराग्राफ बेस्ड एंड रीजनिंग, ये दो प्रकार का होता है। अगर एग्जाम्पल में बात करें, एग्जाम्पल में देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ के रूप में दिया गया है। आपको जब भी कैलकुलेट्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी प्रकार देखिए, ये एक पैराग्राफ में है, ये एक पूरे के पूरे आपका एक पैराग्राफ में है। ये जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक आपका पैराग्राफ के रूप में दिया गया है। और इसी पैराग्राफ को आपको क्या करना है, आपको केयरफुली पढ़ना है। पढ़ने के बाद देखिए इसमें बहुत सारे क्या न्यूमेरिकल में दिया गया है, उस न्यूमेरिकल को आपको तुरंत नोट डाउन कर लेना है। यानी कि ये पूरा पैराग्राफ को छोटा से छोटा में आपको सिंबल के रूप में आपको लिख लेना है। तो कह रहा मिस्टर श्याम वांट टू बाय ए वॉच विच इज़ प्राइस एट द 40,500। श्री श्याम एक घड़ी खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 40,500 रुपया है। घड़ी भी रुपये में वह इतना रुपया में उपलब्ध है। 20,000 डाउन पेमेंट उसने मासिक रूप में कर दिया है और 14,000 पर 2 साल के लिए क्या गया है। 40,500 रुपया घड़ी का दाम है, 20,000 उसने डाउन पेमेंट किया और 1,400 रुपया पर महीना 2 साल के लिए बात किया गया है। 16,000 डाउन पेमेंट और रुपयों की मासिक किस्त बताया गया है। 11,000 प्रति माह 3 साल के लिए क्या गया है। यानी कि यदि आप 20,000 पहले देंगे तो 1,400 रुपया प्रत्येक महीना देना होगा। यदि आप 1,600 रुपया देंगे तो आपको 1,100 रुपया प्रत्येक माह 3 साल के लिए देना होगा और पहला में 2 साल के लिए देना होगा। तो ये जो न्यूमेरिकल डाटा दिया गया है इसे आप एक ग्राफ के रूप में छोटा छोटा रूप में एक छोटा छोटा ग्राफ बना लें। कहीं पे लिख दे 40,000, उसका नीचे 20,000 और 14,000 और ऑब्लिक में लिख दे 2 साल के लिए। फिर दूसरा बनाएंगे 16,000 यदि देते हैं तो 11,000 देना होगा 3 साल के लिए। ये छोटा छोटा एक एक लाइन में या छोटा फॉर्म में इसको हम लोग लिख लेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आसानी तौर पे जल्दी से जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर श्री श्याम के पास केवल 10,000 रुपया है। वह एक निजी फर्म से डाउन पेमेंट की शेष राशि उधार लेना चाहता है। उस निजी फर्म की शर्तें हैं, यदि 5,000 12 महीने निजी देंगे, 12 महीने की अवधि के लिए उधार लिया गया तो ब्याज दर 20% ले लेगा। 20% ब्याज का बात कर रहा है। ब्याज की गणना पूरे वर्ष के लिए ही पूरी राशि पर की जाएगी। इस प्रकार उधारकर्ता को रुपये की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है 500 प्रति माह 12 महीने के लिए, क्योंकि 5,000 मूल राशि प्लस 10,000 ब्याज राशि के रूप में है। 5,000 मूल राशि है और 10,000 ब्याज के रूप में लग रहा है। यदि रुपये से अधिक है, इतना अधिक जा रहा है तो 9,000 को 1 साल के लिए उधार लिया जाता है। ब्याज दर उसका हो जाता है 25%। इसकी गणना ठीक उसी तरह से जान सकते हैं। इस प्रकार पैराग्राफ के रूप में आपका दिया हुआ रहेगा। उस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको आंसर देना है। तो ये एग्जाम्पल है। इस प्रकार से आपको कैलकुलेट्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पैराग्राफ फॉर्म में दिया रहता है ना। सेकंड स्लाइड में हमने किसके बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, कैलकुलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है, बार ग्राफ होता है, लाइन चार्ट के बारे में पढ़ लिया हमने, टेबुलर फॉर्म पढ़ लिए हम लोग, रडार पढ़ लिए हैं, पाई चार्ट पढ़ लिए, मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ लिए हैं। इस प्रकार से हम लोग इन सभी को बारी बारी से हम लोग पढ़ चुके हैं। बार ग्राफ भी हमने पढ़ा, लाइन चार्ट पढ़े, टेबुलर फॉर्म भी पढ़ चुके, रडार पढ़ चुके, पाई चार्ट पढ़ लिए, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ लिए। अब आज हम लोग कैलकुलेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें से केस 1, केस 2, केस 3 इस प्रकार आता है। केस 1 में क्या होता है कि सपोज मिस्टर श्याम इज़ रेडी टू पे आइदर ऑफ द डाउन पेमेंट व्हेन विच ऑफ द इंस्टॉलमेंट देता है। यानी कि मान लीजिए कि श्रीमान श्याम किसी भी डाउन पेमेंट का भुगतान करने के लिए तैयार है। अभी जो हम लोग भुगतान के बारे में वो बताया था, ये आपका भुगतान करोगे, इतने साल 40,000 का पेमेंट है। यदि आप एक बार 20,000 दोगे तो 1,400 रुपया पर महीना 2 साल के लिए देना पड़ेगा। यदि आप 16,000 दोगे तो 1,100 रुपया पर महीना 3 साल के लिए देना होगा। इस प्रकार से वो अपना विकल्प वहाँ पे रखा। इतना आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा।
अब उसी पे इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि श्याम जो है वो रेडी हो जाता भुगतान करने के लिए, दोनों में से कौन सी किस्त ज़्यादा बेहतर है। 2 प्रकार का किस्त बताया, अब दोनों में से कौन सा किस्त ज़्यादा बेहतर है इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। 11,000 रुपया फॉर 3 साल के लिए, या 1400 रुपया 2 साल के लिए, या दोनों अच्छा है, या फिर डाटा ऑफिस सफिशेंट नहीं है, तो कौन सा बेहतर है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, वहाँ पे आपको देखना है कौन सा बेहतर है, आपको वहाँ पे बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको प्रश्न में दिए गए 2 डाउन पेमेंट को तुलना करना की आवश्यकता है। दोनों को तुलना करेंगे कि किस में हमको ज़्यादा पैसा लग रहा है, किस में हमको कम पैसा लग रहा है। तो एक डाउन पेमेंट 2 साल के लिए जो 1400 रुपया उपलब्ध है, और दूसरा 3 साल के लिए 1100 रुपया पर मंथ पे उपलब्ध है। तो पहला जो 20,000 दे रहा है और 16,800 रुपया एक्स्ट्रा यहाँ पे फिर लग रहा है, 16,800 रुपया लग रहा है, टोटल जोड़ के 53,600 हो जा रहा है। और दूसरे डाउन पेमेंट में यदि बात कर रहा है, 16,000 डाउन पेमेंट करता है, फिर यहाँ पे 13,200 रुपया 1 साल में लगता है, फिर 13,000 2 साल दूसरे साल में लगता है। 3 साल के लिए क्या गया है, पहला पे डाउन पेमेंट करोगे तो 2 साल के लिए, इसलिए यहाँ पे 2 साल का बाद क्या गया है। सेकंड में यदि बात करोगे तो यहाँ पे 3 साल के लिए है। 3 साल में क्या करोगे, 13,200 प्लस 13,200 प्लस 13,200, 3 बार आपको देना पड़ेगा, टोटल मिल के 55,600 हो गया। अब दोनों में देखिए कि कम किस में लग रहा है, जो 2 साल के लिए है वह मेरा कम लग रहा है, 2 साल के लिए जो है वह मेरा कम लग रहा है, और 3 साल के लिए वाला में ज़्यादा लग रहा है। इस प्रकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मेरे लिए क्या होगा, जो मेरा 1 साल 2 साल के लिए है वह मेरे लिए बेनिफिशियल है। केस 2 में यदि देखेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज, यानी कि घड़ी डीलर के भुगतान में की गई राशि में 2 किस्तों योजनाओं के बीच 2 किस्त का बाद क्या गया है, उस योजनाओं के भुगतान के कितना प्रतिशत अंतर है। दोनों में अंतर को पूछा गया है। तो अंतर किससे पूछा गया, अभी तो हमने कैलकुलेशन किया, पहला का क्या था 53,600, दूसरा का 55,600। जब पहला वाला कैलकुलेशन करेंगे तो उसी से दूसरा वाला मेरा निकल कर आएगा। किस तरह से, उसको क्या करेंगे, वहाँ पे माइनस कर देंगे। 55,600 में से माइनस कर देंगे 53,600 को, तो आपका आएगा 2,000, यानी कि 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। तो उस एक्स्ट्रा का कितना प्रतिशत कर रहा है कि कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा आपको भुगतान करना पड़ रहा है, तो 2,000 लगेगा। अब 2,000 को हम लोग प्रतिशत में चेंज कर देंगे। जब चेंज कर देंगे तो आएगा 3.73%। 3.73% मेरा ऑप्शन ए में सही है, इसलिए मेरा क्वेश्चन ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे देखना है। अब हम लोग केस 3 पे देखेंगे। यदि श्याम ने 2500 रुपया के घड़ी डीलर और साहूकार को उसकी मासिक कमाई से पहले महीने से ही देना होता है, तो श्याम को कौन सी चुनना चाहिए। पहले महीना से ही यदि देने का बात कर रहा है तो कौन सा उसको चुनने की आवश्यकता है, 1,200 रुपया 2 साल के लिए, या फिर 1,400 रुपया 2 साल के लिए, या फिर 1,100 रुपया 3 साल के लिए, इनमें से किसको देना पड़ेगा। तो उसमें से देखते हैं कि जो 5,000 रुपया पहला राशि है, श्याम को प्रत्येक माह 500 रुपया प्रत्येक देना पड़ता है, फिर दूसरे में क्या 1,100, फिर तीसरे में 1,600। तो इस प्रकार से ही उसका यदि देखा जाए कि श्याम को कौन सी महीने में मासिक उसका साहूकार को डील कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी पे आपके लिए वह आसानी होता है। इस प्रकार से यहाँ पर सबका कैलकुलेशन किया गया है। कैलकुलेशन करके यहाँ पे उसको देख सकते हैं कि कौन सा मेरा आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन है, उसे हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, यह जो क्वेश्चन है मेरा कैसलेट यानी पैराग्राफ के रूप में दे दिया है। अब ये पैराग्राफ के रूप में नीचे क्वेश्चन दिया गया। पैराग्राफ में है, यह सर्वविदित तथ्य है कि होटलों का विकास होटलों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि और होटल के प्रति व्यक्ति उपयोग की वृद्धि से प्रेरित है। यानी कि होटल में इंक्रीज जो हो रहा है वह ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाने के कारण वहाँ पर क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। इस प्रकार से कह रहा है कि 2014 में यदि उम्मीद की जाती है स्पेन में 20 करोड़ होटल उपयोगकर्ता होंगे, लगभग 20% आबादी में, तो होटल राजस्व के रूप में 50 अरब हो जाता है।
2014 में यदि 20 करोड़ होटल उपयोग करता है, जो होटल का उपयोग करता है, तो 20% आबादी है और 50 अरब उसका इनकम हो जाता है, राजस्व सरकार को उतना मिलता है। यह भी माना जाता है कि उपयोग में राजस्व रुपये से विस्तार होना चाहिए। 50 अरब रुपये से 2018 में 150 बिलियन, जबकि उपयोगकर्ता की संख्या 56 करोड़ से लेकर अधिक और समान अवधि स्पेन की लगभग आधी आबादी तक बढ़नी चाहिए। ये आपको पैराग्राफ के रूप में दे दिया गया। अब इससे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ स्पेन इन 2014, यानी कि 2014 में स्पेन की अनुमानित जनसंख्या क्या है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन में जो है 100 करोड़ का बात करेगा वो मेरा ऑप्शन सही होगा ना। सेकंड पे क्वेश्चन पूछता है कि दी गई अवधि में 14 से 18 के से स्पेन की संख्या की औसत वृद्धि कितना हुई, कितना में वृद्धि हुआ। तो फिर दोनों को देखेंगे, पहला का 2014 का और 2018 का। तो इसमें औसत वृद्धि का बात कर रहा है, कितना औसत वृद्धि हुआ, तो उस वृद्धि को निकालेंगे और दो यहाँ 14 से 18 तक गया, तो उससे काउंट करके फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3% है वह 3% सही जवाब होगा। 2000 क्वेश्चन है 3 नंबर, 2018 तक स्पेन में उपयोगकर्ता के प्रतिशत में वास्तविक वृद्धि कितना कीजिए। तो वास्तविक वृद्धि करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो 120% है वो आपका आता है। फोर्थ पे लास्ट में यहाँ जाएंगे हम लोग, तो देखेंगे कि यदि किसी देश में 50% आबादी होटल के उपयोग का खर्च वहन कर सकती है तो उसे आर्थिक रूप से विकसित माना जाता है। विश्वास के आधार पर यह हम निर्धारित कर सकते हैं कि 2017 तक स्पेन आर्थिक रूप से विकसित हो गया या नहीं हो गया। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कितना प्रतिशत कर रहा है, 50% की वृद्धि होना चाहिए 2017 में, लेकिन ये 18 तक जा रहा है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वृद्धि नहीं हो पाई है, कि हो गई है, डेटा अपर्याप्त है, उतना दिया हुआ नहीं है। उस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जो डेटा नहीं मिल रहा है। फिफ्थ में है, अब समय अवधि में होटल उपयोग की क्या विकास है, विकास क्या हो रहा है, तो 200 विकास हो रहा है। नाउ थैंक यू। इस प्रकार से हमने क्या क्या आज हम लोग पढ़े, कैशलेट फॉर्म के बारे में पढ़े, उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़े, कैशलेट किस प्रकार से होता है उस चित्र को भी हम लोग देखे। कैशलेट 2 प्रकार के होते हैं, जो एक रीजनिंग को होता है, एम्पिरिकल का बेस होता है, उससे रिलेटेड क्या कहे हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। ओके, अब आप लोग बताइए कहीं पे किसी प्रकार का कोई सवाल हो किसी के पास तो बताइए, किसी के पास कुछ सवाल हो, आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है कहीं पे? नो सर। नो सर, ओके थैंक यू। तो फिर